बट साहब टेल एंडर्स वंस अगेन, क्या कमाल की इनिंग मार्को जैनसन रबाडा की जानिब से खेली गई और एक टाइम पे लगा कि हम 148 डिफेंड कर लेंगे, लेकिन नहीं। देखिए 48 रन 2 विकेट लेने ये काफ़ी पॉसिबिलिटी थी, स्पेशली एक ऐसे पिच पे जहाँ पे स्विंग, सीम, अनइवननेस हर चीज़ देखने को मिल रही थी और बैटर्स का कड़ा इम्तिहान था। लेकिन आई थिंक के पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे अपार्ट फ्रॉम अब्बास, उनका चैनल थोड़ा ऑफ स्टम्प से बाहर था, ठीक है, वो थोड़ा सा विकेट टू विकेट और होता। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है, आपने आमिर जमाल को बॉलिंग ही नहीं करवाई, आपके 2 बॉलर्स बैटिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलर। आमिर जमाल 140 पे बॉल करने की काबिलियत रखते हैं, उनका एक कैरेक्टर है, एक एटीट्यूड है अग्रेसिव, आप उससे 2 ओवर बाउंसर तो करवा के देखते हैं, हमने बाउंसर किया ही नहीं उनको। अच्छा, आपने एग्रेसिव एटीट्यूड की बात की, वैसे अगर आप बात अभी कंटिन्यू कर रहे थे, एग्रेसिव एटीट्यूड की बात की है, आमिर को बॉल करवा दिया जाता। ऑन दी अदर एंड मैंने देखा कि उसको आउट करने के लिए उन्होंने ट्रेविस हेड को लगा दिया, हमने कोई चांस नहीं लिया। अच्छा चलो नहीं लिया। फील्ड पोजीशन आपने देखी पैट कमिंस की लास्ट पे उनके टेलेंडर्स के लिए कि किस तरह से बम्बार्डमेंट की गई, विकेट के इर्द गिर्द सारे प्लेयर लगा दिए गए। हमारे शान मसूद की जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो इंटायरली डिफरेंट थी। अगेन बॉलर्स का यहाँ पर रोल था, उन्होंने जो प्लेसमेंट ली उसके अकॉर्डिंग बॉल। देखिए बॉलर्स का एक होता है प्लान, फिर एक उसके ऊपर एक प्लान होता है कैप्टन का, जो कि इंस्टिंक्टिवली मूव करता है गेम की सिचुएशन और सामने ऑपोजिशन को देखते हुए। अगर आपके पास टेल एंडर्स है और जैसे मैंने कहा कि आपने बाउंसर नहीं किया, अगर आप लेट्स से कि आप बाउंसर नहीं करते, आप सिर्फ एक फील्डर लेते लेग गली में, एक स्क्वायर लेग डीप लेते, एक शॉर्ट लेग लेते, अब वो क्या सोच रहा है, अभी बाउंसर आया, अभी बाउंसर आया, इससे आप माइंड के थॉट प्रोसेस को इंटरसेप्ट करते हैं। इससे फिर अगले गेंद पे बंदा लेट जाता है और अगले गेंद से जब दूर रहता है तो थर्ड ये स्लिप्स में जाने का, स्लिप लगने का फिर चांस होता है या अपिश खेलने का चांस होता है। तो हमने उनके थॉट प्रोसेस के साथ कोई खेल नहीं खेला, हम ऐसे गए जैसे एक स्क्रिप्टेड प्लान होता है, यानी कि वो एक ही चीज चलती जा रही थी। तो वो जो वेरिएशंस हैं जो कि थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करती हैं, उसके प्रोडक्ट जो आउटकम्स हैं वो विकेट की सूरत में हो सकते हैं, चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। हम वो चीज़ों में प्रोएक्टिव नजर नहीं आते। अच्छा, बाबर आजम की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। बाबर आजम ने अगेन अच्छी इनिंग्स खेली, 50 रन बनाए और काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा सा ब्रीदर मिला और उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल या उससे अगली बॉल पे जिस तरह का वो गैर ज़रूरी शॉट उन्होंने खेला है, इससे पहले एमएसआई से भी बात हो रही थी, एमएसआई ने कोई क्रिकेटिंग टर्म में उसको उस शॉट का नाम भी लिया था, क्रिमिनल शॉट। क्रिमिनल शॉट होता है, उस प्लेसमेंट पे देखे ना कहां पर वो आउट हुए, वहां पर जरूरी था ये शॉट। देखिए अगेन इट्स अ माइंडलेस सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि बॉल था मारने वाला, बंदा था एक, आप इस बॉल को डिले भी कर सकते हैं अंदर मारने के लिए और आप इसको सामने भी मार सकते हैं। इसके एग्जांपल इसी मैच की है, रबाडा को जब नसीम शाह ने गेंद किया तब भी बंदा पीछे था, रबाडा ने उसको कवर की तरफ चौका मारा इसी पिछले बॉल को। तो अगर रबाडा मार सकता है जो कि एक फास्ट बॉलर है, तो फिर बाबर आजम तो फिर 4 जगह मार सकते हैं उसको। तो बात ये थी कि ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने देखा कि बॉल मिल गई है बस मार दो, उस बॉल के साथ बगैर जोर लगाए उसे थर्ड मैन पे स्लिपों के ऊपर से भी खेला जा सकता था, क्योंकि एक ही फील्डर बाहर था। सो एट टाइम्स होता ही है कि जब आपकी फॉर्म ना हो, जो कि इनकी बुरी चल रही है बड़े अरसे से, तो बहुत सारी चीजें जो फिर जहन से गुजरती ही नहीं। और उसी गेंद आप इन दोनों को आप स्प्लिट स्क्रीन पे ये चला लें, वही बॉल बाबर ने मारा सीधा हाथ में, वही बॉल रबाडा ने मारा प्लेस करके, ठीक है। सो ये फर्क था, थॉट प्रोसेस उसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि बाबर जब 50 कर गए थे तो ये पिच पे अगर पाकिस्तान ने 200 सवा 200 किया तो कोई बड़ा ही मिरेकुलस चांस था कि साउथ अफ्रीका फिर वो रन करती, क्योंकि उनकी भी बैटिंग अगर देखी जाए तो वो 3-4 बैटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो उनका भी टॉप ऑर्डर है वो बड़ा वनरेबल है, चाहे वो जोर्जी हो चाहे वो रिकल्टन हो, ठीक है। और आप स्टब्स जो हैं वो भी कोई इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। सो मार्करम, बबूमा, ठीक है, और उसके बाद उनके ना बेडिंगटन चल रहे थे और ना ही वीरेन ने रन्स किए। तो हैं तो ये सभी बैट्समैन, लेकिन दे डिडंट लुक लाइक गेटिंग रन्स ना। तो पाकिस्तान एक तो वो अगर आप बैटिंग पे जाएंगे तो फिर आप सभी को देखेंगे यार ये आगा ने क्या शॉट मारी, ये फलाने ने क्या शॉट मारी, वो सबका क्वेश्चनेबल है। अच्छा, रिजवान का नाम भी आपके नजदीक, इन योर ओपिनियन, इस पूरी बैटिंग लाइनअप में वो बंदा जो की रोल परफॉर्म कर सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया? अगर रिजवान की बात की 27 और सिर्फ 3, टोटल 30 रन थे इसकी इस इनिंग्स में। शान मसूद की भी ये पिच मुश्किल था अच्छा तमाम बैटर्स के लिए। देखिए ये वो एक तो है ना जो शॉट आप देखते हैं, अब आप सोचें आपको एक 6.5 फुट का बंदा बॉलिंग कर रहा है 140 पे, आपको नहीं पता ये गेंद आगे से नीचे रहना है या ऊपर से गुजर जाना है, क्योंकि 124 की पेस वाले बास का गेंद अगर कीपर अपने सर के ऊपर से पकड़ा है और उसी के ऊपर और उसी के ऊपर जो है एक जो 6.5 फुट वाला है उसका गेंद एक आपके टखने पे लग जाता है, दूसरा माथे पे आ जाता है, तो आपकी टेक्निक सारी घोल के पी जाती है ये वाली चीज।
फिर आपके या तो आप ये सोचें एज अ प्लेयर कि चाहे मुझे गेंद लग जाए मैंने आगे ही खेलना, सो आप कंसीड करते हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में पुजारा ने कितने गेंद खाए थे, बिल्कुल ठीक है। तो या तो फिर आपको उतना पुख्ता माइंडसेट नजर आता है, लेकिन आजकल तो बड़ी कन्वीनियंस चीज है ना कि आप पॉजिटिविटी के नाम पे चलाते हैं, आप आउट हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो मैं तो रन करने जा रहा था, ठीक है। जबकि आप अगर रन देखें ना, मार्करम ने जैसी इनिंग खेली है तो वो बहुत हाई क्लास डिटर्मिनेशन थी। वो तो नीचे रहा है गेंद जिसपे वो आउट हुआ सेकंड, लेकिन अगर आप उसकी पहली बारी भी देखें तो बड़ी मुश्किल बॉलिंग में उसने कितने बॉल छोड़े हैं। और फिर आप अपनी अगर चीजें देखें तो आप देखेंगे हमने कितने बॉल छोड़े हैं और कितने ऐसे बॉल थे जो छोड़ने वाले थे जिसपे हमारी विकेटें गिरी हैं। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हर बैट्समैन का थॉट प्रोसेस इस स्टेज पे नहीं होता। इट वेरीज, क्योंकि आपके हालात के चल रहे हैं आगे पीछे, का थॉट प्रोसेस इफेक्ट कर रहे होते हैं। बट कमिंग बैक टू कि आप क्या कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि 48 रन पाकिस्तान को कोई भी दे दे और ये 2 विकेटें क्या लेनी है तो पाकिस्तान 8 आउट ऑफ 10 पाकिस्तान को मैच जीतने चाहिए, 9 आउट ऑफ 10, ठीक है। लेकिन आई थिंक वहाँ पे पाकिस्तान प्रोएक्टिव नहीं था, पाकिस्तान ने अपने पूरे रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए। पहली इनिंग में भी स्पिनर लाते लाते हमने कितनी देर कर दी, बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें तो हमने किया ही नहीं, आमिर को एक्सप्लोर ही नहीं किया। पूरे टेस्ट में 9 ओवर कराए आपके ऑलराउंडर ने जो 140 पे बॉलिंग करता है। जी अहमद साहब, अच्छा, इसमें भट्ट साहब ने वो आउट ऑफ फॉर्म होने के प्लेयर की बात की है। मैं बाबर आजम को स्पेसिफिकली हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल अगर पूछना चाहूँ कि ये जो जब बैट्समैन एक आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आउट ऑफ फॉर्म होने में ज़ाहिर स्किल का मसला भी होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर इमोशनल इम्बैलेंस भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। और जो पीक परफॉर्मेंस पैरामिड की आप अक्सर बात करते हैं उसमें ज़ाहिर जो एक वो ईंट लगाई जाती है, उसमें इमोशनल चीज़ों के बारे में देखा जाता है। तो इसको ठीक करने का, इसको एड्रेस करने का क्या सिस्टम होता है टीम के अंदर, क्योंकि हमारे पास तो कोई इस किस्म का आदमी शायद टीम के साथ नहीं है इस वक्त। तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस से एक प्लेयर गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है उसके। इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, ठीक है। इमोशनल, जब आप कहते हैं ना कि बैलेंसिंग करनी है, हमने एक टर्म यूज की थी टैलेंट मैनेजमेंट कुछ अर्सा पहले, तो एक होता है इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल बैलेंस क्रिएट करना, एंड दैट इज व्हाई कोच और सिलेक्टर, जब हम कहते हैं ना एक बंदा नहीं हो सकता, ये उनका फर्क है। कोचेज आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेयर्स, दे नो देयर इनसाइड आउट्स कि ये किस पेडिग्री में है इस वक्त, किस मेंटल जोन में है, इसकी इमोशनल साइड कैसी है, इसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो इसके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोच से आपने खुलना है जैसे डॉक्टर से खुलना है, ठीक है। बट देन आप वकील से खुल सकते हैं, जज से नहीं, वो वाली बात हो गई ना। तो अब सिलेक्टर से आप नहीं ये काम कर सकते। सो ये आपके कोचेस का रोल होता है। और मैं आपको बताऊं, बॉब वुलमर वाई वाज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एंड वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड, कि वो आपसे हर बात और आप उससे हर बात कर सकते थे कि ये बात कहीं और नहीं जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप बात करते हुए भी डरते हैं कि रात में किसी टीवी चैनल पे ना चल जाए, किसी सोशल मीडिया पे ना चल जाए, कि हाँ किसी उस पे ना चल जाए। तो ये हाईली कॉन्फिडेंशियल एक प्रैक्टिस है, और फिर इसमें ट्रस्ट लेवल्स बहुत है। और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस हम देखें, अगर पिछले 1.5 साल में एक सेट आ रहा है, एक सेट जा रहा है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है, ऐसे में आप तो कई लोग तो साल ट्रस्ट ही नहीं करते किसी को, और उसके बाद ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ट होता है। इसी तरह इसके बरक्स अगर आप इंडिया में देखते हैं, अंडर 19 से कोच शुरू होता है, वो आपके साथ एनसीए में चलता है, एलसीए के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाता है, फिर ए टीम्स के साथ जाता है, फिर वही ट्रांजिशन होकर उस ग्रुप के टॉप तक पहुंचता है राहुल द्रविड़। जब वो उसकी एग्जिट मिलती है तो पीछे से लक्ष्मण का सफर शुरू हो गया हुआ। बीच में थोड़ी देर के लिए गौतम गंभीर आए जरूर हैं, लेकिन एक ट्रांजिशन का जो सफर है नीचे से साथ आने वाला, वो चल रहा है दूसरी तरफ। हमें ये प्रोसेसेस, जब हमें इसकी समझ आ जाएगी तो फिर हम करेंगे। अभी ऐसा लगता है कि हम इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो बहरहाल बहुत सी चीज़ों की नहीं। अभी आपने बात की कि अब्बास की 124 की स्पीड पर भी कीपर इतना ऊपर से कह रहे हैं, तो हमारे पास नसीम शाह भी तो है ना। नसीम शाह का अगर मेरे ज़हन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले जो 5 साल में हमने देखा मासवाई, एक वो श्रीलंका वाला टेस्ट जिसमें उन्होंने हैट्रिक किया, तो उसके बाद उस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंस नसीम की जानिब से सामने आई हो, जो एक्सपेक्टेशन उस पर पूरा नहीं उतरे। हमने देखा है कि अजहर महमूद साहब हैं, आकिब जावेद साहब है, शाहिद असलम साहब खुद बॉलर रह चुके, लेकिन अभी एज बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच हैं। तो ऐसा क्या है कि इतने ज्यादा सीनियर बॉलर्स होने के बावजूद नसीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जो उससे एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अगेन जो अब्बास है ना, इज अ हाई क्लास 4-डे बॉलर। अच्छा, लाइन लेंथ, वेरिएशंस, कंट्रोल, बैट्समैन को रीड करना, ठीक है। जो लड़के छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, इनमें ये क्वालिटी बहुत कम होती है। इनकी वो प्रैक्टिस नहीं है, इनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, इनका वो माइंडसेट नहीं है। अब्बास जरा पता तो करें, साल में कितने ओवर करता है काउंटी क्रिकेट में, कितनी बॉलिंग उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया, हजारों ओवर किए हुए, ठीक है। सो उसका एक पिच को, एक बैट्समैन को रीड करना, उसको फंसाना, उसको ट्रैप करना, वो बिल्कुल और है। नसीम शाह का जो चैनल था वो ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर था, जबकि अब्बास जो था वो
क्रिएट करता कंफ्यूजन खेलना के छोड़ना। खेलना के वो किसे कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, जिसमें बैट्समैन कंफ्यूज होता है। फिर अब्बास लाइक मोहम्मद आसिफ क्या करता है, अंपायर के बड़ा करीब आके बॉल करता है, टैक्टिकली जाता है दूर एंगल चेंज करने के लिए, लेकिन ज्यादा बॉलिंग की जो उसकी रिलीज है अपने बॉलिंग आर्म की, वो बहुत अंपायर के नजदीक है। उससे क्या होता है कि बैट्समैन का ब्लाइंड स्पॉट का टाइम ज्यादा है, ओके, वनरेबिलिटी का एरिया ज्यादा है उसमें, तो वो मुश्किल करता है। अब नसीम एक तो बॉलिंग थोड़ी दूर से कर रहा था, और फिर बाहर से बाहर अंदर गेंद जो उसने किए हैं वो खेलने नहीं गए। जब वो आगे अंदर आता था ना तो ओवर पिच कर देता था। अब्बास का यह है कि उसकी बड़ी रेयरली लेंथ खराब होती है। पहली इनिंग में हुई है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी देर बाद वापसी हुई, लेकिन दूसरी इनिंग में नहीं आपको पता चला कि ये बंदा 4 साल खेला ही नहीं है। दूसरी इनिंग में लग रहा था यही खेलता रहा है, बाकी अभी आए हैं। तो ये वो हाई क्लास एबिलिटी है टू अडेप्ट, टू एडजस्ट, टू रीड एंड टू डिलीवर, ठीक है। और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चे जब तक सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये चीज़ उनमें आनी इतनी आसान नहीं।